Hello friends, welcome back to Active Mind. बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th NCERT के इस सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर को और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके पिछले वीडियोज में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, जैसे कि वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ अर्थ, वर्जिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके अलावा हमने और क्या कवर कर लिया है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। और आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ स्पीसीज इवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि दिया गया था लैमार्क के द्वारा। इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, लैमार्किज्म। तो देखिए, ये जो थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये लैमार्क के द्वारा दिया गया। और लैमार्क जो है ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इसको जो है आप याद रख लीजिएगा। और इन्होंने जो अपना वर्क पब्लिश किया था वो पब्लिश किया था फिलोसफी जूलॉजिक, इनका एक बुक था उसमें। तो अब देखिए, यहाँ पे हम जितनी भी थियरी डिस्कस करेंगे उसमें से एक तो हमारा हो जाएगा लैमार्किज्म, एक होगा डार्विनिज्म, एक होगा हमारा म्यूटेशन थियरी, जो कि दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे जितनी भी थियरी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे, उसके बाद उस थियरी को सपोर्ट करने वाली बातें क्या थी, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कमियां क्या थी और फिर इसमें सुधार क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट क्या हुआ। ये चार बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था लैमार्किज्म थियरी का, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा ये हमको देखना है। तो आप ये सीक्वेंस याद रखना। जो लैमार्क थे, इन्होंने ये बताया इन्वायरमेंट इज नॉट कांस्टेंट। इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो क्या हो रहा है, वो लगातार चेंज हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। यानी इन्वायरमेंट जो है उसमें लगातार चेंजेज हो रहे हैं। और जब ये चेंजेज होंगे तो क्या होगा, चेंज इन इन्वायरमेंट डेवलप नीड। जब इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे नीड डेवलप होगी, टू फुलफिल नीड। और उस नीड को पूरा करने के लिए न्यू कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड, किसी एक नए कैरेक्टर की क्या होगी, जरूरत होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, जब किसी न्यू कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। या तो वहाँ पे जो पहले से कैरेक्टर हैं, यानी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर मोर यूज, यानी जो पहले से कैरेक्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज कर लिया जाए, यानी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, सम कैरेक्टर डीजेनरेट, यानी जब हम कोई ऐसा कैरेक्टर हो जब हम उसका यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। और इसी को हम बोल देते हैं थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। इसी को क्या बोल देते हैं, थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। जैसा कि हम बोलते भी हैं कि मतलब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज किसने दिया था, तो ये भी दिए थे लैमार्क ने। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जो इन्वायरमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है। जब इन्वायरमेंट में लगातार चेंज होगा तो कुछ मतलब नीड डेवलप होगी और उस नीड को पूरा करने के लिए एक नए कैरेक्टर की ज़रूरत होगी। अब जब नए कैरेक्टर की ज़रूरत होगी, या तो जो पहले से कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा उसका हम यूज कर लें, वो मोर डेवलप हो जाए, या तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका हम यूज नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर इज इनहेरिटेड, यानी जो मतलब यहाँ पे हम जिस कैरेक्टर को एक्वायर कर लेंगे उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर इज इनहेरिटेड। वो मतलब क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है और फिर यहाँ पे एक नई स्पीसीज की ओरिजिन हो जाती है, एक नई स्पीसीज की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो अब इन्होंने जो ये पॉइंट बोला अपनी थियरी में, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ बातें आई जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे सपोर्ट ऑफ लैमार्किज्म। यानी लैमार्क की बातों को सपोर्ट करने के लिए, तो आपने सुना होगा जिराफ लॉन्ग नेक का एग्जाम्पल। मतलब इन्होंने क्या बताया, जो जिराफ थे, यानी कुछ समय पहले क्या थे, जिराफ थे, फिर मतलब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। अब जो ये बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, दैट मीन्स इन्वायरमेंट इज नॉट कांस्टेंट, यानी जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ये है कि मतलब हम जानते हैं कि बहुत पहले क्या होती थी, बहुत सारे मतलब वनस्पतियां हैं, वहाँ पे कुछ क्या है, जिराफ हैं। अब जो जिराफ होते थे पहले, उनकी मतलब नेक जो होती थी छोटी छोटी सी होती थी, क्योंकि वो मतलब ज़मीन पे ही पड़े हुए वो घास या छोटी छोटी झाड़ियाँ जो थी, मतलब उन सब चीज़ों को खा के अपना काम चला लेते थे।
धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी भी नीचे की झाड़ियाँ वगैरह थी, बुशेस थी, हर्ब श्रब ये सब थे, ये सब क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म होते गए, क्योंकि जब जिराफ उसको खाएंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। और अब क्या बचा, जब नीचे की मतलब सारी वेजिटेशन समाप्त हो गई तो जिराफ ने क्या किया, अपने नेक का यूज किया और जो थोड़े लंबे लंबे से हम बोल सकते हैं कि जो ट्री थे उनकी पत्तियों को खाना स्टार्ट किया। यानी इन्होंने क्या किया, पहले तो इनका नेक छोटा था और जब ये पत्तियों को खाने के लिए अपने सिर को ऊंचा उठाने लगे, मतलब ऐसे सिर को उठा के पत्तियों को खाने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका नेक जो है वो लंबा होता चला गया। तो ये वही बोलते हैं कि मतलब जो नेक उनका लंबा हो गया, क्या हुआ, वो कैरेक्टर उनमें इनहेरिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिराफ लॉन्ग नेक, एक तो ये बात इनके थियरी को सपोर्ट करती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, बेबिंग इन एक्वाटिक बर्ड, जो एक्वाटिक बर्ड होती हैं उनका जब आप फीट देखेंगे, फीट मीन्स उनका पैर, तो आप देखेंगे वहां पे कुछ इस तरह से क्या होता है, जालपाद इसको हम बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम बोल रहे हैं बेबिंग पैड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्वाटिक बर्ड होती हैं इनमें यह जालपाद क्यों पाए जाते हैं, ताकि वो पानी यानी जो वाटर के सरफेस वो इजिली क्या कर सकें, तैर सकें। तो ये भी क्या है, इनका मतलब ये लैमार्क के सपोर्ट में ये बात जो है कही गई थी। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्नेक लॉस्ट लिम्ब टू अडॉप्ट इन अंडरग्राउंड हैबिटेट। जो स्नेक्स होते थे, जो मतलब जो सांप होते थे, उनमें पहले क्या होता था, लिम्ब होता था यानी पैर होता था, लेकिन जब वो मतलब अंडरग्राउंड यानी जब वो बिल में रहते थे तो क्या होता था, उनका पैर जो है वो उसमें जाने में क्या होता था, दिक्कत करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसका यूज करना बंद कर दिया और क्या हुआ, फिर उनका लिम्ब जो है वो डीजनरेट कर गया, यानी वो खत्म हो गया धीरे धीरे करके, यानी उनमें वो मतलब वो कैरेक्टर क्या हो गया, इनहेरिट हो गया। तो ये भी जो है लैमार्क के थियरी को सपोर्ट कर रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एम्फीबियन व्हेन कम ऑन लैंड डेवलप लंग्स। जो एम्फीबियन है यानी जैसे जो एम्फीबियन है वो मतलब हम बोलते हैं क्या कि ये मतलब पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब एम्फीबियन थे पहले तो वो पानी में ही रहते थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे धरती पे आना शुरू हुए होंगे, मतलब लैंड पे आना स्टार्ट हुए होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे उनको लंग की जरूरत पड़ेगी और जब पानी में रहेंगे तो गिल्स से काम चलाएंगे। इस वजह से क्या हुआ, मतलब उनको जरूरत हुई सांस लेने के लिए, जब उनको लैंड पे आने के बाद लंग्स की जरूरत हुई तो लंग डेवलप हो गया। यानी वही है यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैरेक्टर क्या हो गया, इनहेरिट हो गया। तो यहाँ पे आपसे एक तो ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ऊपर से आपसे ये पूछेंगे कि कौन से मतलब वहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे आपको और बोलेंगे कि कौन सी थियरी है जो कि लैमार्क को सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट जो है ध्यान रखने होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। लैमार्किज्म का क्रिटिसिज्म क्या था, यहाँ पे ये आपको देखना है। क्रिटिसिज्म मीन्स हम बोलते हैं कि आलोचना, यानी मतलब कमियां उनकी क्या थी। तो देखिए, थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीजमैन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइस लिया और उसके टेल को यानी उसकी पूंछ को लगातार 22 जनरेशन को कट करते रहे। तो इन्होंने क्या बताया कि मतलब जब ये 22 जनरेशन तक माइस के टेल को, चूहे के पूंछ को मतलब कट करते रहे, तो क्या हुआ, फिर भी जो चूहे मतलब नए नए बनते थे, जो मतलब उनकी जो उत्पत्ति होती थी, जो जन्म लेते थे, उनमें तो पूंछ होती थी। तो इन्होंने ये कहा, लैमार्क तो ये बोल रहे हैं जैसे सांप को उन्होंने क्या बताया कि उनमें पैरों की ज़रूरत नहीं थी तो पैर उनके डिजनरेट हो गए। तो इन्होंने कहा कि हमने तो 22 जनरेशन तक मतलब चूहे का पूंछ काटा, लेकिन पूंछ तो अभी भी उनमें आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी मतलब इनके थियरी का ये क्या था, क्रिटिसिज्म था। और इन्होंने क्या बताया, ओनली दोज एक्वायर्ड ट्रेट इज इनहेरिटेड व्हिच अफेक्ट जर्म प्लाज्म। वीजमैन ने ये बताया कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे कैरेक्टर इनहेरिट हो जाएंगे। इन्होंने बोला केवल वही कैरेक्टर इनहेरिट होंगे जो कि जर्म प्लाज्म को अफेक्ट करेंगे। इस वजह से इनकी थियरी को नाम भी दिया जाता है थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इसको जो है आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि जिस अंग का हम ज़्यादा यूज करेंगे वो क्या होगा, मतलब ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिसका यूज नहीं करेंगे वो डीजनरेट हो जाएगा। ऐसे तो हम दिन रात मोबाइल चला रहे हैं तो हमारी आइज़ तो ख़राब नहीं होनी चाहिए, बल्कि आइज़ मतलब जितना ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं उतना ज़्यादा उसको डेवलप हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हुआ। यानी ये क्या हो गया, ये लैमार्क की थियरी का क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। और इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो कल्चर चलता है, मतलब गर्ल्स के
ईयर्स वगैरह को उनमें मतलब होल करने का, उनको छिदवाने का। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर भी मतलब ऐसा नहीं होता कि जो न्यू बॉर्न बेबी आ रहे हैं उनमें कान उनके ऑलरेडी मतलब उसमें होल हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब इनके थियरी का क्या था, ये क्रिटिसिज्म था। तो देखिए ऑल ऑर्गन्स नॉट डेवलप विथ यूज, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गन यूज करने के साथ में डेवलप होंगे। जैसे हमारी आइज, हम इतना सारा मतलब इतना मोबाइल चलाते हैं लेकिन हमारी आइज वो डेवलप नहीं होती बल्कि वो खराब हो रही है। तो ये भी क्या है, इनका क्या है, क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे देखिए नियो लैमॉर्किज्म, यानी इनकी थियरी का हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। फिर हमने देखा कौन कौन सी बातें हैं जो कि इनके थियरी को सपोर्ट करती हैं। फिर इनके क्रिटिसिज्म को पढ़ा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनकी थियरी में सुधार क्या हुआ। तो देखिए नॉट ऑल एक्वायर्ड ट्रेट इज इनहेरिटेड, यानी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक्वायर्ड ट्रेट जो है इनहेरिट होते हैं। ओनली दोज ट्रेट गेट इनहेरिटेड विच अफेक्ट जर्म प्लाज्म, जो कि विजमैन ने बताया। तो वही पॉइंट यहाँ पे है कि केवल वही कैरेक्टर जो है इनहेरिट होंगे जो कि जर्म प्लाज्म में होंगे, जर्म सेल में होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि दिया गया था डार्विन के द्वारा। इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं डार्विनिज्म। तो देखिए ये आप डार्विनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले फिर यहाँ भी हम वही डिस्कस करेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, फिर इनके सपोर्ट में क्या बातें कही गई, इनका क्रिटिसिज्म क्या था, और फिर इसमें कुछ नया क्या बताया गया। तो अब देखिए डार्विन थियरी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है एक तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, जो कि इन्होंने बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये मेन फोर्स फॉर इवोल्यूशन है, यानी जो इवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है। और एक इन्होंने बताया ब्रांचिंग डिसेंट, यानी इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज अकर फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो कि पहले से है। तो इनका जो बर्थ है वो 1809 में हुआ था। तो अब देखिए 1831 में इन्होंने क्या किया, एक वॉयज को ज्वाइन किया बाय द सजेशन ऑफ हेंसलॉ। तो इनको जो है हेंसलॉ ने सजेस्ट किया कि आप जो है इस वॉयज को ज्वाइन कर लीजिए और जो है इनके साथ में निकल जाइए, आपको कुछ ना कुछ जो है मिल जाएगा सर्च करने को। तो वॉयज क्या होता है, वॉयज मीन्स मतलब हम बोलते हैं जल यात्रा। तो इन्होंने मतलब जो है ज्वाइन कर लिया एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल शिप। इसका जो है नाम कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखना HMS बीगल शिप। तो ये जो वॉयज था ये 1836 में जो है वो कंप्लीट हुआ था। तो जो डार्विन थे वो गए हुए थे, मतलब इस शिप के साथ वो गए कहाँ थे, गैलापागोस आइलैंड पे। तो जब ये गैलापागोस आइलैंड पे गए तो वहाँ इन्होंने देखा, अब ये गैलापागोस आइलैंड क्या है, ये मतलब छोटे छोटे कई सारे द्वीप आइसलैंड का क्या है एक ग्रुप है। तो उन्होंने वहाँ पे देखा मतलब 80 से 90 किलोमीटर ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड, यानी बहुत छोटे छोटे जो है आइसलैंड से मिलकर वो मतलब बना हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, 13 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स डिफर इन बीक, यानी उसी छोटे छोटे आइसलैंड पे 13 स्पीसीज उन्होंने देखा बर्ड का, और उन्होंने उसको नाम दिया क्या, डार्विन फिंचेज। मतलब इनको ये बहुत आश्चर्य था कि बस छोटे छोटे ही मतलब दूरियों पे ये कैसे हो सकता है कि कोई बर्ड मतलब किसी में मतलब 13 टाइप का बर्ड उन्होंने देखा कि सब में जो चोंच है, जो बीक है वो अलग अलग है। तो इन्होंने मतलब जब ये वहाँ से लौटे, जब ये गैलापागोस आइलैंड से वापस लौटे, और यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेना, जो गैलापागोस आइलैंड है इसको हम बोलते हैं लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। ये पॉइंट याद रख लेना, बाई चांस पूछ लिया जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, जब डार्विन वहाँ से वापस आए तो इनके पास बहुत सारी बातें थी, मतलब बहुत सारे इन्होंने वहाँ पे जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, इनके पास बहुत सारी मतलब डाटा थी, हम ये बोल सकते हैं। तो जब मतलब किसी के पास बहुत सारा डाटा है तो उसको कंक्लूड करना जरूरी है। तो अब इनको ये सारी बातों का एक निचोड़ निकालना था, और उसी समय पे क्या हुआ, एक मैल्थस नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक एसे पब्लिश किया था अपना, जिसका नाम था ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। और फिर डार्विन ने क्या किया, इनके इस एसे को पढ़ा और इनसे ये क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए, यानी मैल्थस से डार्विन क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद डार्विन प्लस वेलेस, ये दोनों मतलब वेलेस भी एक साइंटिस्ट थे जो कि मलाई आर्चिपिलागो यहाँ पे वो काम मतलब गए हुए थे। तो दोनों लोगों ने मिलकर अपना एक वर्क पब्लिश किया 1858 में, और 1859 में इन्होंने जो है वर्जिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया। तो अब यहाँ पे देखिए डार्विन की थियरी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जो है याद रखनी होंगी। जब भी हम डार्विन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ एजम्पशन लेने होंगे, यानी ये बातें आपको माननी पड़ेंगी।
तो इन्होंने क्या बताया, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी इनकी थियरी को पढ़ने के लिए आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्स है इस पृथ्वी पे, जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। और जो पॉपुलेशन है वो कैसा है, स्टेबल है, स्टेबल पॉपुलेशन है। वेरिएशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन है यहाँ पे क्या है, वेरिएशंस प्रेजेंट है, और जो वेरिएशन है वो कैसा है, इनहेरिटेबल है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखना। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि डार्विन के थियरी की अजम्पशंस क्या थी। तो क्या है यहाँ पे, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। पॉपुलेशन स्टेबल है, वेरिएशन जो है पॉपुलेशन में होता रहता है, और वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेबल है। तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए एक बार। इन्होंने बताया सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब कैन मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मतलब अपने आप को बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी अपनी नई प्रोजेनी को बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिसोर्स है वो कैसा है, लिमिटेड है। रिसोर्स कैसा है, लिमिटेड है। यानी यहाँ पे हम ये बोलें, मान लीजिए रिसोर्स में आप मान लीजिए कि कुछ लड्डू है, यहाँ पे ये जो है हम मान लेते हैं कि 5 लड्डू है, और मान लीजिए यहाँ पे जो है 5 लोग हैं। तो 5 लोग हैं और 5 लड्डू है, तो हम क्या करेंगे, एक एक लोगों को एक एक लड्डू दे देंगे। इस तरह से जो है 5 लोगों को एक एक लड्डू दे देंगे। अब मान लीजिए ये जो 5 लोग थे इनकी संख्या बढ़कर बहुत सारे लोग हो जाएं, तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। यानी जो मतलब यहाँ पे 5 लोग थे, इन्होंने फिर से ब्रीड करा और यहाँ पे और सारे लोग मतलब बनते चले गए, यानी क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुआ। लेकिन रिसोर्स क्या है, रिसोर्स तो लिमिटेड है। यानी पहले 5 लोग थे, 5 लड्डू था, एक एक मिल गया सबको, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ गई, यानी ये क्या हुए, ब्रीड करके अपनी संख्या को बढ़ा के मतलब बढ़ा लिए। और रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, यानी रिसोर्स में अभी भी 5 लड्डू ही हैं और लोग इतने सारे लोग हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई कि बोलेगा नहीं भैया आप खा लो हम नहीं खाएंगे, सबके मन में ये रहेगा कि लड्डू हमको मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक। अब ये एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। ये दोनों टर्म याद रखना, एक है इंटर, एक है इंट्रा। तो यहाँ पे है इंट्रा, मतलब जब एक ही स्पीसीज के बीच में, यानी हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए हम आदमी हैं और हमारा कंपटीशन जो है कुत्तों के साथ में हो जाए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक। यानी हम आदमी यानी मैन और डॉग का अगर कंपटीशन होगा तो हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक है, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात आ जाए मतलब ह्यूमन की ही, मतलब सारे मैन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक। तो यहाँ पे ये जो सारे लोग हैं इनके बीच में जो कंपटीशन हुआ उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी अब इसमें से हर कोई मरना तो चाहेगा नहीं, हर कोई सोचेगा कि हम मतलब सरवाइव करें, तो वही है यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये सब क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। अब आगे क्या होगा, तो इन्होंने क्या बताया, ओवर प्रोडक्शन होगा और रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इस रिसोर्स के लिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। यहाँ पे पूछा भी जाता है कि इन्होंने किस कंपटीशन की बात करी, इंटर स्पेसिफिक या फिर इंट्रा, तो इन्होंने बात करी इंट्रा स्पेसिफिक यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो अब यहाँ पे ये होता है, यहाँ से 2 बात सामने आएगी, वेरिएशन नॉट यूजफुल टू यूटिलाइज, यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनमें मतलब वो वेरिएशन नहीं होगा उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए। रिसोर्सेस क्या होगा यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू लीव मोर प्रोजेनी, यानी अगर मतलब कुछ लोग होंगे क्या होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि कमजोर होंगे, तो जो कमजोर होंगे वो उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ लोगों में ऐसा वेरिएशन होगा कि वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और वो अपने संख्या को, वो अपने प्रोजेनी को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो वही यहाँ पे है, ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू लीव मोर प्रोजेनी, यानी ये बहुत अपने संख्या को बढ़ा नहीं सकते, यानी ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दोज वेरिएशंस विच हेल्प टू यूटिलाइज मोर रिसोर्सेज एबल टू लीव मोर प्रोजेनी, यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनमें ऐसा वेरिएशन होगा कि वो मतलब उस रिसोर्स को यूज कर पाएंगे और उसको यूज करके अपने प्रोजेनी को, अपने संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम मतलब
प्रोजनी की बात कर रहे हैं, यानी तो इसको हम इसलिए नाम क्या दे देते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन। यानी जो लोग अपने प्रोजनी को बढ़ाने में कैपेबल होंगे उनको जो है नेचर जो है वो सिलेक्ट कर लेगी। इसलिए यहाँ पे मतलब सेक्सुअलिटी के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। और इस तरह से क्या होगा, एक नई स्पीसीज क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी, एक नए स्पीसीज की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज कैसे बना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यूनिवर्स बना, यूनिवर्स में हमारा अर्थ बना, फिर अर्थ पे लाइफ आई। अब जब लाइफ आई तो ये डिफरेंट स्पीसीज कैसे बने, तो स्पीसीज कैसे बनी इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है लैमार्क ने बताया, लैमार्क ने क्या बताया कि मतलब इन्वायरमेंट जो है वो चेंजिंग है, यानी कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे जैसे जिसको ज़रूरत होगी उस हिसाब से कोई मतलब जिस अपने अंग का ज़्यादा यूज करेगा वो मोर डेवलप हो जाएगी, जो नहीं यूज होगा वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ इस तरह की उनकी थियरी थी। उसमें कुछ क्रिटिसिज्म आई, फिर उसमें कुछ नया बोला गया कि जो मतलब वही कैरेक्टर इनहेरिट होंगे जो कि जर्मप्लाज को अफेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद डार्विन आते हैं। डार्विन ने क्या बताया कि मतलब ओवर प्रोडक्शन होता है, और जो कि मतलब इन्वायरमेंट में ओवर प्रोडक्शन होता है, रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो मतलब स्ट्रगल ज़्यादा होगा जीने के लिए, और यहाँ पे वही मतलब जो कमज़ोर लोग हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, जो स्ट्रांग लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, वो अपने मतलब प्रोजनी को आगे बढ़ाएंगे। इसको हम नाम दे रहे हैं सेक्सुअल सिलेक्शन, और यहाँ से उत्पत्ति हो रही है एक नए स्पीसीज की। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये बातें स्पीसीज जो ये बातें डार्विन ने बताई, जो यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बातें जो मतलब डार्विन ने बताई, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या बातें कही गई ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट ऑफ डार्विनिज्म। जो डार्विनिज्म है इसका सपोर्ट कैसे किया गया, तो देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय ह्यूमन, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो डार्विन ने बताया कि वही लोग सरवाइव करेंगे जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी, जिसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस बात से जो है सपोर्ट कराया गया कि जो आदमी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, वो क्या करते हैं, मतलब एक अच्छे प्रोजनी के लिए ब्रीडिंग करवाते हैं। मतलब जैसे हम गाय भैंस ये सब सारी चीज़ें पालते हैं, और जैसे प्लांट्स भी जब हम खेतों में उगाते हैं तो उसकी मतलब एक नई ब्रीड बनाने के लिए 2 सीड को मिक्स कर देते हैं। तो वही बोला जा रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय ह्यूमन, यानी जब हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके कोई नई ब्रीड बना सकते हैं इन फ्यू 100 ईयर, व्हाई नॉट नेचुरल सिलेक्शन कैन डू सेम इन लैक्स ऑफ ईयर। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आदमी जो है नेचुरल सिलेक्शन करके एक नई स्पीसीज बना देता है कुछ सालों में, तो नेचर ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि वो लाखों सालों में एक नई स्पीसीज बना दे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मेनली ये बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन्स क्या, मान लीजिए यहाँ पे एक जो है कोई सी एक यहाँ पे काऊ है, ये कोई सी एक काऊ है, और यहाँ पे कोई एक और काऊ है। ये जो है मान लेते हैं ये देसी है और ये विदेशी है। ये जो है ज़्यादा दूध देती है लेकिन इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। तो हम क्या चाहेंगे, हम तो सोचेंगे हमारी पास एक ऐसी काऊ होनी चाहिए जो कि दूध भी ज़्यादा दे और उसको मतलब कोई बीमारी भी ना लगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की ब्रीडिंग करवाएंगे। इन दोनों की जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे तो एक नई स्पीसीज बन के आएगी, जो कि अब यहाँ पे जो काऊ आएगी वो कैसे होगी, उसको कोई डिजीज भी नहीं होगा और वो ज़्यादा दूध भी देगी। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन इवॉल्व न्यू ब्रीड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल क्या है, मतलब हम खुद अपने आप से जो कर ले रहे हैं। इन फ्यू 100 ईयर्स, यानी जो आदमी लोग हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके कुछ सालों में एक नई ब्रीड बना देते हैं। व्हाई नॉट नेचुरल सिलेक्शन कैन डू सेम इन लैक्स ऑफ ईयर। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि नेचर भी लाखों सालों में एक नई स्पीसीज बना दे। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी ये क्या है, इसका सपोर्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे माइक्रोब्स कॉलोनी। यहाँ पे ये बोला गया कि एक कल्चर प्लेट है। ये कल्चर प्लेट में यहाँ पे कुछ क्या है, माइक्रोब्स हैं। तो ये माइक्रोब्स की कॉलोनी है और यहाँ पे ग्रो इन गिवन रिसोर्सेज। ये जो माइक्रोब्स इसमें है, इस कल्चर प्लेट में जो माइक्रोब्स हैं
वो यहाँ पे जो रिसोर्स है कुछ उसमें ये ग्रो कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो रिसोर्स है, जो मीडियम है उसको हम चेंज कर देते हैं। जो मीडियम है यहाँ पे उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब हम इस मीडियम को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे माइक्रोब्स उस मीडियम को झेल पाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ओनली दोज सर्वाइव विच हैव वेरिएशन टू यूटिलाइज न्यू रिसोर्सेस, यानी यहाँ पे केवल वही माइक्रोब्स बचेंगे जिनमें वेरिएशंस होंगे उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के। यानी जब हम मीडियम चेंज करेंगे तो यहाँ पे वही माइक्रोब्स बचेंगे जो कि उसको सहन कर पाएंगे। मेनली हम ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो कल्चर प्लेट है यहाँ पे अभी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और अब हम क्या करें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। यहाँ पे क्या करें, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे कुछ माइक्रोब्स तो क्या होंगे, मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मर जाएंगे। कुछ तो इतना स्ट्रांग होंगे कि जो उस हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। तो इस तरह से आप समझिए, ओनली दोज सर्वाइव विच हैव वेरिएशन टू यूटिलाइज न्यू रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे केवल वही सर्वाइव करेंगे जो कि न्यू रिसोर्स को, मतलब जो हम टेम्परेचर बढ़ा दिए उस टेम्परेचर को जो सहने के योग्य होंगे। सिंपली आप इस तरह से समझिए। इन स्मॉल टाइम कॉलोनी ऑफ न्यू स्पीसीज कैन इवॉल्व, और थोड़े ही समय में यहाँ पे मतलब एक नई कॉलोनी स्पीसीज की इवॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, दोज माइक्रोब्स विच हैव वेरिएशंस टू सर्वाइव सेलेक्ट एंड इवॉल्व। अब यहाँ पे जब हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जांपल से कि मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे वही माइक्रोब्स सर्वाइव करेंगे जिनमें वेरिएशंस होगा उसमें सर्वाइव करने के लिए। तो वो क्या होंगे, वो सेलेक्ट होंगे और इवॉल्व करेंगे अपने आप को। यानी इसी को तो हम बोले नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी जो मतलब स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे देखिए, माइक्रोब्स लाइफ इज वन स्मॉल, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो जीवन आयु होती है वो छोटी होती है और वो थोड़े ही समय में इवॉल्व कर सकते हैं। जो बर्ड होते हैं टेक मोर टाइम टू इवॉल्व, क्योंकि इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है, यहाँ पे को इवोल्यूशन। डार्विन ने और क्या यहाँ मतलब इनके थियरी को सपोर्ट करने के लिए एक बात और कही गई, को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन में आप यहाँ पे बोल सकते हैं एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे वेरिएशंस होंगे जो कि मतलब दोनों में होंगे और वो साथ मिलके क्या कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसी को हम बोल रहे हैं को इवोल्यूशन। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक हमारा मिमिक्री एंड वार्निंग कलरेशन। मिमिक्री क्या होता है, नकल करना, और वार्निंग कलरेशन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो गिरगिट होता है, आपने देखा होगा गिरगिट, तो ये मतलब हम बोलते हैं कि गिरगिट जिस भी रंग के पास जाएगा उसी रंग का हो जाता है, यानी रंग बदलता रहता है। वो अगर पत्तियों पे है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, मान लीजिए किसी फ्रूट पे है, वो फ्रूट जो है येलो कलर का है तो वो येलो कलर का हो जाएगा। ऐसा वो क्यों करता है, ताकि जो प्रीडेटर है उससे वो बच सके, यानी जो शिकारी होते हैं उससे वो बच सके। अगर वो मान लीजिए कोई एक यहाँ पे मैंगो है और उस मैंगो पे मतलब मैंगो येलो कलर का है, गिरगिट भी जाके उसी पे बैठ जाए, वो भी येलो कलर की है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गिरगिट है उसको तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो इस एग्जाम्पल को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि मिमिक्री एंड वार्निंग कलरेशन भी जो है इनके थ्योरी का सपोर्ट था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कुछ और भी सपोर्ट जो है इनके थ्योरी को जो किया गया वो है डीडीटी। तो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ भी कुछ जो है माइक्रोब्स हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि डीडीटी रेजिस्ट हैं, यानी उनके ऊपर चाहे जितना आप डीडीटी डाल देंगे फिर भी वो नहीं मरेंगे। तो आप देखिए, जीन फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डीडीटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंसेक्ट पॉपुलेशन। जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है उसमें से कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनमें ऑलरेडी डीडीटी रेजिस्टेंस की मतलब एबिलिटी होती है। तो अब देखिए, व्हेन डीडीटी यूज एक्सटेंसिवली, यानी जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डीडीटी यूज कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देन ओनली सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इंसेक्ट अकर। तो यहाँ पे कुछ तो इंसेक्ट ऐसे होंगे जो कि मर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि डीडीटी को रेजिस्ट करेंगे और वो नहीं मरेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो सेलेक्ट होंगे और इवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा इंडस्ट्रियल
मेलानिज्म। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लैंड बिफोर 1920 ऑन ट्री मोर वाइट कलर मोथ। तो ये बात हो रही है इंग्लैंड की, और 1920 से पहले की बात हो रही है। जो ट्री है वहाँ पे, मतलब ट्री होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइट कलर के मोथ थे। मोथ क्या होता है? इंसेक्ट होता है एक। तो यहाँ पे देखिए बिस्टन बेटुलारिया बेटुलारिया जो कि वाइट मोथ का नाम है, और एक हमारा बिस्टन बेटुलारिया कार्बोनारिया, ये है ब्लैक मोथ। तो ये मतलब इनका साइंटिफिक नेम है, तो याद रख लेना। एक है हमारा व्हाइट मोथ, एक है यहाँ पे ब्लैक मोथ। तो क्या बोला जा रहा है कि 1920 से पहले वहां पे जो ट्री थे वहां पे व्हाइट कलर के मोथ जो है वो ज्यादा थे। अब यहाँ पे क्या होता है, बिफोर 1920, जिसको हम बोले बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो ट्री थे, यहाँ पे जो ट्री थे उसमें लाइकेन ग्रो करता था। लाइकेन आपको पता होगा। तो जो लाइकेन है वो उस ट्री पे ग्रो करते थे, और वो कैसे होते हैं? वाइट कलर के। जो मतलब आप देखे होंगे बरसात में जब कभी कोई लकड़ी हो, वो कई दिनों से गीली हो, तो उस पर आप देखेंगे वाइट कलर का कुछ लगता है। तो वो जो वाइट कलर का रहता है उसी को हम लाइकेन बोलते हैं। तो वाइट कलर का लाइकेन जो है उस ट्री पे ग्रो करता था। अब मान लीजिए ये वाइट कलर का जो लाइकेन है, और उस वाइट कलर के लाइकेन पे आके वाइट कलर की मोथ बैठ जाए, यानी वाइट कलर का जो वो मोथ है, जो इंसेक्ट है, अगर वो आके इस पे बैठ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कैमोफ्लेज्ड, यानी वो अपने प्रीडेटर को, यानी शिकारी को वो नहीं दिखेगा। नॉट विजिबल टू प्रीडेटर, वो प्रीडेटर को दिखेगा नहीं। अगर व्हाइट कलर पे ही कुछ व्हाइट कलर हम रख देंगे, वो कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक कलर मोथ विजिबल, यानी व्हाइट कलर तो नहीं दिखते थे, लेकिन जब यहाँ व्हाइट कलर पे ब्लैक कलर मोथ बैठ जाते थे, वो तो विजिबल होते थे। तो जब वो विजिबल होंगे तो वो मार दिए जाएंगे, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो तो बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या हुआ। आफ्टर 1920, यानी 1920 की बात है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो यहाँ से बहुत सारे स्मोक एंड सुक, यानी जो राख है, धुआं है, ये सारी चीजें जो है निकली। तो जब ये राख, धुआं, ये सारी चीजें निकली तो पोल्यूशन हुआ। और आपको ये पता होगा जो लाइकेन है वो पोल्यूशन में ग्रो नहीं करता। तो उस समय इंग्लैंड में लाइकेन ग्रो नहीं हुआ ट्री पे। लाइकेन नॉट ग्रो इन पोल्यूशन। ब्लैक सूट कवर ट्री, यानी जो वो काले धुएं थे उसने जो है ट्री को क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब उस पे क्या हुआ? जब व्हाइट मोथ बैठता था तो वो दिखता था, यानी जो व्हाइट मोथ था वो अब विजिबल होने लगा। व्हाइट मोथ नाउ विजिबल टू प्रीडेटर, यानी वो अब प्रीडेटर को दिखता था। लेकिन जो ब्लैक कलर मोथ था अब वो क्या हुआ? वो नहीं दिखता था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? जो ब्लैक कलर मोथ था वो सेलेक्ट हुआ, नेचर के द्वारा वो सेलेक्ट हुआ, और क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। यानी अब यहाँ पे जो व्हाइट कलर के मोथ थे वो सारे के सारे क्या हुए? मारे गए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1920 से पहले क्या थे? व्हाइट कलर के मोथ ज्यादा मतलब इवॉल्व थे, लेकिन 1920 के बाद यहाँ पे क्या हुआ? ब्लैक कलर के जो है मोथ जो है वो सिलेक्ट हुए। और ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि पहले वो क्यों थे, फिर बाद में वो क्यों आए। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाते हैं तो आपको समझ आएगा अच्छे से। देखिए ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। आपको ये ट्री जो है ब्लैक कलर की है, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है। ये 1920 के बाद की बात हो रही है, यानी आफ्टर। तो यहाँ पे ये मतलब ये जो ट्री है यहाँ पे बहुत सारे मतलब कार्बन पदार्थ जो है यहाँ पे आके जम चुके हैं और लाइकेन ग्रो नहीं हुआ है। तो ये जो व्हाइट कलर का मोथ है ये दिख रहा है इस पे, तो दिख रहा है तो ये मारा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा एक मोथ जो कि ब्लैक कलर का है। ये देखिए ब्लैक कलर का है। तो ये जो ब्लैक कलर का है ये तो मतलब ध्यान से दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दिखेगा नहीं तो ये मरेगा नहीं। तो इस वजह से 1920 के बाद, आफ्टर 1920, ब्लैक कलर मोथ इवॉल्व मोर, यानी 1920 के बाद में यहाँ पे ब्लैक कलर के मोथ ज्यादा इवॉल्व हुए। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ वीडिसाइड।
यहाँ भी वही बात है कि जो मतलब वीड होते हैं, जो खरपतवार होते हैं खेतों में, एक्सेसिव यूज ऑफ वीडीसाइड सेलेक्ट दोज वीड व्हिच इज रेजिस्टेंट टू वीड, यानी जब मतलब जो खरपतवार नाशी होते हैं, जब उनको हम खेतों में डालते हैं तो कुछ तो वीड होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वीड ऐसे होते हैं जो कि मतलब वो वीड को मतलब उस वीडीसाइड को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। उस वीडीसाइड या पेस्टिसाइड को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, यानी उनका उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं और इवॉल्व होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। तो इनका क्रिटिसिज्म ये था, ये नॉट एबल टू एक्सप्लेन लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इन्होंने मेनली जो बात करी थी वो था स्मॉल कंटिन्यूअस वेरिएशन। इन्होंने बात तो करी वेरिएशन की, लेकिन इनका जो वेरिएशन था वो स्मॉल कॉन्टिन्यूअस था। इन्होंने लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की कोई भी बात नहीं करी। वेदर वेरिएशन आर प्रेजेंट इन जर्म सेल और सोमेटिक सेल, जैसा कि वीजमैन ने बताया कि जो वेरिएशन है वो तो मतलब जर्म सेल या सोमेटिक सेल में होता है। तो यहाँ पे थियरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन ने दिया एक, और इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू व्हिच स्मॉल पैनजीन यानी स्पर्म फ्रॉम ईच सेल मूव इनटू गोनेड इन गैमीट, यानी गैमीट के गोनेड में स्पर्म जो है वो छोटे छोटे स्पर्म उसमें क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। व्हाट सोर्स ऑफ वेरिएशन, डार्विन वाज साइलेंट, यानी जो वेरिएशन है ये तो बता तो रहे हैं कि जिनके अंदर वेरिएशन होगा वो इवॉल्व होंगे, वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इस वेरिएशन का सोर्स क्या है, ये वेरिएशन आ कहाँ से रहा है। मतलब जो कुछ वीड हैं जो कि वीडीसाइड को रेजिस्ट कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि मतलब मीडियम चेंज होने पे वो उसको रेजिस्ट कर पा रहे हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो जो वेरिएशंस की बात ये कर रहे हैं, उस वेरिएशन का सोर्स क्या है, इस बात पे डार्विन क्या थे, वो साइलेंट थे। फिर यहाँ पे आता है नियो डार्विनिज्म, यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। और नियो डार्विनिज्म में ये बताया गया कि सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन, जो वेरिएशन है उसका सोर्स क्या है, म्यूटेशन है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है म्यूटेशन थियरी, जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, अकॉर्डिंग टू ब्रिज लार्ज सिंगल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ब्रिज ने क्या बताया कि सिंगल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, जो सिंगल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है वो जो है स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रीजन फॉर न्यू स्पीसीज, यानी जो न्यू स्पीसीज बन रहे हैं उसकी रीजन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन विच इज नोन एज सॉल्टेशन या फिर डिसकंटिन्यूअस। इन्होंने मतलब ये जो लार्ज वेरिएशन है इसको ये नाम दे रहे हैं सॉल्टेशन, और बता रहे हैं कि जो सॉल्टेशन है ये मेन रीजन है न्यू स्पीसीज के इवॉल्व होने का। फिर यहाँ पे इनकी जो थियरी थी इसको सपोर्ट कहाँ से मिला, शॉर्ट हॉर्न कैटल, यानी बहुत सारा कैटल का जो है एक झुंड है और उसमें से मतलब जो कैटल हैं उनके सींग हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा कैटल है जिसकी बहुत छोटी छोटी सी सींग है। यानी मतलब उतने सारे कैटल का मतलब पशुओं का एक समूह है जिसमें से सबकी जो है नॉर्मल साइज की सींग है, मतलब हॉर्न है, और उसमें से एक ऐसा कैटल हो अचानक से जिसकी सींग जो है वो छोटी छोटी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो म्यूटेशन की वजह से हुआ होगा। हेयरलेस डॉग, इसी तरह से मतलब एक डॉग का समूह है और उस डॉग में से एक ऐसा डॉग हो जिसपे मतलब कोई हेयर ही ना हो, तो ये भी क्या है, म्यूटेशन है। और यहाँ पे इन्होंने एक बताया एनकॉन सीप, ऑल सीप लॉन्ग नेक, यानी जो एनकॉन सीप है सभी सीप के जो नेक होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। सडनली अ सीप विथ शॉर्ट लेग अपीयर, सॉरी यहाँ पे ये लेग रहेगा, नेक नहीं है, लेग। तो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एक ऐसी सीप है जिसके शॉर्ट लेग हैं, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या होगा, म्यूटेशन होगा। ये सारी बातें क्या थी, इनके सपोर्ट में कही गई, इनका सपोर्ट था। अब इनका जो क्रिटिसिज्म था वो ये था, जो डार्विन ने बोला को इवोल्यूशन, यानी जो एल्गी फंजाई हैं साथ में ग्रो करते हैं, तो इन्होंने मतलब इनका जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि ये जो है को इवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएशन होगा उसके पीछे मतलब म्यूटेशन का हाथ है, यहाँ पे म्यूटेशन होगा फिर वेरिएशन होगा। तो अगर मान लीजिए लाइकेन और एल्गी साथ साथ में रह रहे हैं तो क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों में साथ साथ जो है वो यहाँ पे म्यूटेशन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े ना है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वही है यहाँ पे कि ये मतलब को इवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ मेनी ऑर्गन्स नॉट एबल टू एक्सप्लेन, यानी जैसे हम मधुमक्खी देखें उनमें जो स्टिंग होता है, तो यहाँ पे वही वो बोल रहे हैं कि जो ओवर स्पेशलाइजेशन है किसी ऑर्गन का, इसको भी ये मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। अब जो है आप डार्विन और डी ब्रिज में एक छोटा सा अंतर देख लीजिए। डार्विन ने क्या बताया, सिंगल फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन, लेकिन डी ब्रिज ने बताया लॉन्ग सिंगल स्टेप वेरिएशन। इन्होंने डायरेक्शनल, इनका जो है वो डायरेक्शनलेस, साइलेंट ऑन सोर्स ऑफ वेरिएशन, यानी ये जो मतलब सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, इस पे साइलेंट थे। म्यूटेशन इज सोर्स ऑफ वेरिएशन, इन्होंने बताया जो है वेरिएशन का सोर्स म्यूटेशन है। मेन फोर्स फॉर इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने बताया मेन फोर्स फॉर इवोल्यूशन म्यूटेशन। अब यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना लैमार्क, डार्विन और डी ब्रिज, ये तीनों साइंटिस्ट ये कहाँ के रहने वाले थे, ये जो है आप याद रख लेना। तो इसको जो है ट्रिक से याद रखना, DEFFED इस तरह से। जो लैमार्क थे वो फ्रेंच के रहने वाले थे, डार्विन इंग्लैंड के थे, और ह्यूगो डी ब्रिज ये डच के थे, मतलब डच से पुर्तगाली थे। तो इस तरह से इसको भी जो है आप याद रख लीजिएगा। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उसको हम प्रीवियस ईयर वाले सीरीज में जो है कंटिन्यू कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ये जो है मतलब वेब्ड, मतलब ये जो जाल पाद है एक्वेटिक बर्ड के, तो ये है उसका फिगर। और ये आप देख सकते हैं गैलापागोस आइलैंड, कुछ मतलब छोटे छोटे द्वीपों का समूह है ये। और ये डार्विन फिंचेज, मतलब जो उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत सारे मतलब 13 टाइप की बर्ड जिसके चोंच जो है वो अलग अलग टाइप के थे, और उसको उन्होंने नाम दिया डार्विन फिंचेज। और ये इनका HMS बीगल शिप था, ये हम आपको बता ही दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके आगे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। तो इस वीडियो में यहीं तक, अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।